नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। मैंने अगस्त में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियो बनाई, ठीक है। सितंबर में भी मैं लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं और साथ में डेली ये कह रहा हूं कि भाई इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगेगा लगेगा लगेगा। लेकिन मेरे पास लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्या डेटा आपके पास मिल गया कि आप इतने श्योरिटी के साथ कह रहे हो कि भाई यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा, जबकि स्टॉक तो लगातार 5 रुपए नीचे गिर गया। लगातार 2 महीने से पटापट यहाँ इन्वेस्टर्स की पिटाई हो रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा। देखो भाई साहब, इसके पीछे दो सबसे बड़ी चीज है। एक चीज आप हमेशा समझ लो कि कैंडल चार्ट के हिसाब से कभी भी आप स्टॉक की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आजकल कैंडल चार्ट का जो स्कैम है वो सबसे बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और वहां पे देखो, पास्ट की परफॉर्मेंस देख के आप कैसे लगा सकते हो अंदाजा कि भाई कल क्या होगा, ठीक है। वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि भाई कल अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक दौड़ा है तो वो कल आने वाले कल को भी दौड़ेगा या आज भी दौड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, कभी भी फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट भी आपके स्टॉक को नहीं दौड़ाते। HCL इन्फो सिस्टम के अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टरली रिजल्ट से इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफी डाउन है। फंडामेंटल की बात करोगे तो इसके फंडामेंटल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि भाई इसमें सब्सिडायरीज काफी ज्यादा है। ये एक सोलो स्टॉक नहीं है, इसमें काफी ज्यादा सब्सिडायरी है। टाटा मोटर्स के बराबर स्टॉक के अंदर सब्सिडायरी है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसके प्राइस वेरिएंस और जो प्राइस रेंज है वो अलग अलग होती है। क्योंकि जब किसी भी स्टॉक के अंदर जब सब्सिडायरी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके प्राइस रेंज कम हो जाती है। इस वजह से नहीं होता कि भाई वो स्टॉक लगातार गिर रहा है तो गिरने की वजह से उसकी प्राइस रेंज कम हो गई, नहीं। क्योंकि वहां पे जो भी पैसा है वो सब्सिडायरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए उनकी प्राइस रेंज कम कम हो जाती है, ठीक है। जिन स्टॉक की प्राइस रेंज सबसे ज्यादा होती है उनकी आपको वो सिर्फ एक सोलो स्टॉक मिलेगा, उनके अंदर आपको सब्सिडायरी देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे पैसे का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जो 200-250 रुपए के आसपास है और उसकी सब्सिडायरी नहीं है, वो एक सोलो स्टॉक है, जैसे ओला का स्टॉक हो गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा रिस्क लगेगा पैसा इन्वेस्टमेंट करते टाइम। भले कंपनी कितनी जबरदस्त हो, फंडामेंटल कितने भी जबरदस्त हो, लेकिन फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि जिस स्टॉक पे आप पैसा लगा रहे हो वो एक ट्रस्टवर्दी है। जबकि अगर स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो उसके फंडामेंटल चाहे दुनिया के कितने मजबूत फंडामेंटल डाल दो, चाहे MRF के फंडामेंटल डाल दो, फिर भी वो स्टॉक पिटेगा, उसको कोई पिटने से बचा ही नहीं सकता मार्केट में, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला था भाई स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से ये स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए मेटा साइंस से जो भी वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। देखो, यहाँ दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से स्टॉक में प्रोग्रेस नहीं थी। सबसे पहला फैक्टर कि यूरोप के मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। देखो, एशिया के अंदर कोई भी स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि जो पूरे एशिया के मार्केट को हिला दे, लेकिन यूरोप के अगर हम NYSE की बात करें, जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां, वो दम रखते हैं पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो पूरा एशियन स्टॉक मार्केट हिल जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। वहां पे लगातार 2 क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश की संभावना आ गई थी। पहला जो क्रैश आया था वो आया था 5 अगस्त के आसपास, वहां पे 1000 पॉइंट की NYSE के अंदर गिरावट हुई थी। वहां पे जॉब रिसेशन को लेके ये क्रैश आया था। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे गिरावट का माहौल बना वो 3 सितंबर के आसपास बना, क्योंकि वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में एक जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से यूरोप के मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई, जिसकी वजह से पूरे एशियन स्टॉक मार्केट हिल गए थे, ठीक है। दूसरा जो मेजर फैक्टर था वो था कि इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी काफी ज्यादा थी, जो महंगाई दर है वो सबसे ज्यादा थी, वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा थी, जिसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। देखो, स्टॉक जो चलता है वो चलता ही वोलेटिलिटी की वजह से। अगर वोलेटिलिटी कम हुई तो स्टॉक दौड़ेगा। जितनी कम वोलेटिलिटी होगी या जितनी कम लिक्विडिटी होगी वो स्टॉक उतना ही दौड़ेगा। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है उसके फंडामेंटल चाहे कितने भी मजबूत हो वो स्टॉक गिरेगा, उसको गिरने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन खास तौर पे इस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक के प्राइस से कभी मत जाओ
उसकी सब्सिडायरीज देखो कि कितनी कंपनी है। अगर वहां पे कंपनी की ऑक्शन लगेगी तो वहां एक कंपनी की नहीं लगेगी,